हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिस की अगले 15 क्वेश्चन की। ये पार्ट नंबर 2 है इसके बाद भी एक पार्ट और आपको मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक्स में। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन है, इफ ऑल द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन एक्सटेंशन लाइन सिचुएटेड एट वन एंड, द वे ऑफ डायमेंशनिंग इज कॉल्ड। यानी कि ऑब्जेक्ट के सभी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशंस को देने के लिए यदि एक ही कॉमन एक्सटेंशन लाइन का उपयोग हो और वह एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट के एक छोर पर हो, तब इस तरह की डायमेंशनिंग को क्या कहेंगे? ऑप्शन है चेन डायमेंशनिंग, दूसरा है पैरेलल डायमेंशनिंग, नेक्स्ट है कंबाइंड डायमेंशनिंग और लास्ट वन इज नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा पैरेलल डायमेंशनिंग होगा। जो कंडीशन इसमें गिवन है वो पैरेलल डायमेंशनिंग में होती है। आइए मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो फिगर है इसमें चेन डायमेंशनिंग पैरेलल डायमेंशनिंग है और ये कंबाइंड डायमेंशनिंग है। ओके, चेन डायमेंशनिंग की विशेषता क्या है? इसमें डायमेंशनिंग कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। इसमें हम जो भी डायमेंशन देते हैं ऑब्जेक्ट के, उसमें जो एक्सटेंशन लाइन के अलावा डायमेंशन लाइन होती है ये एक ही कॉमन लाइन पे हम डायमेंशन देते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपकी एक ही कॉमन मैंने डायमेंशन लाइन ली हुई है और उसी लाइन पे मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। पैरेलल डायमेंशन में क्या होता है, हम एक एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं, उसी एक्सटेंशन से सारे डायमेंशन हम देते हैं। देखिए ये पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, तीनों डायमेंशन के लिए मैंने एक कॉमन एक्सटेंशन लाइन यूज की है। क्वेश्चन में भी मुझसे ही पूछा गया है, कॉमन एक्सटेंशन लाइन से अगर एक एंड पे हम लेते हैं उसे और वहां से डायमेंशन देते हैं तो वो डायमेंशन की मेथड कौन सी कहलाएगी? इसलिए इसका आंसर होगा पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग में हम एक कॉमन एक्सटेंशन लाइन लेते हैं और बाकी डायमेंशन देने के लिए अलग एक्सटेंशन लाइन लेते हैं, मगर एक एक्सटेंशन लाइन हमारी कॉमन होती है सारे डायमेंशन के लिए। उस चीज के लिए हम इसे कहते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। तो जितने भी ये डायमेंशन लाइन है सारे डायमेंशन लाइन आपस में क्या है, पैरेलल भी। अब थर्ड वन जो है आप देख सकते हैं ये है कंबाइंड डायमेंशनिंग। कंबाइंड में इन दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो नहीं किया जाता। इसमें एक एक्सटेंशन लाइन से भी सारे डायमेंशन दे सकते हैं, देखिए ये डायमेंशन दिए हुए हैं, और यहाँ से भी पैरेलल वे में भी यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, यानी कि दोनों मेथड को इंक्लूड करके जो डायमेंशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है तो ये कंबाइंड डायमेंशनिंग में आता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था एक ही एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग हो और वह एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट के एक छोर पर हो और उस तरीके से अगर मैं डायमेंशन देता हूं तो मेथड कौन सी कहलाएगी? तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज पैरेलल डायमेंशनिंग। अगला क्वेश्चन है, द सिंबल S5 इंडिकेट्स, यानी कि S5 सिंबल किसे दर्शाने के लिए उपयोग होता है? तो उसका जो आंसर है दैट इज नंबर बी, स्फेरिकल डायमीटर। हालांकि इसे कंफ्यूज करने के लिए हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक्शनल डायमीटर, स्फेरिकल डायमीटर, स्क्वायर डायमीटर और स्ट्रेट डायमीटर, मगर इसका जो सही आंसर होगा वो स्फेरिकल डायमीटर होगा। अब फिगर के थ्रू भी दे सकते हैं, अगर स्फेरिकल कोई सेक्शन आपके पास है उसको आपको डायमेंशन देना है तो यू रिप्रेजेंट द सिंबल S5, तो S5 सिंबल ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो स्फेरिकल डायमीटर है, 5 मतलब होता है डायमीटर, 5 सिंबल यूज करते हैं हम डायमीटर के लिए। S5 मींस स्फेरिकल डायमीटर दैट इज ऑफ साइज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर कांट बी ड्रॉन यूजिंग लंब किसके उपयोग से खींचा नहीं जा सकता? चार ऑप्शन है आपके पास, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रो सर्कल, प्रोटेक्टर। तो इसमें लंब की बात हो रही है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की बात हो रही है, तो आप टी स्क्वायर से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, सेट स्क्वायर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रोटेक्टर से भी चांदे से 90 डिग्री मार्क करके वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। प्रो सर्कल ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि मैंने एक फिगर यहाँ पे इंक्लूड किया है आपके लिए जिससे कि आप समझ सकें। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है टी स्क्वायर है, इसको टी शेप में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ टी स्क्वायर। ये जनरली पैरेलल लाइंस को बनाने के लिए यूज होता है। ये सेट स्क्वायर जो ज्योमेट्री बॉक्स में जनरली देखा होगा, इसके माध्यम से भी आप परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रो सर्कल है,
जो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में कहीं ना कहीं देखा होगा, इससे परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉ जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बेस आपको नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्टर में क्या बेस लाइन बनी हुई है, इस बेस लाइन के आधार पे आप क्या करते हैं, बेस लाइन से आप 90 डिग्री मार्क करके यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि आप बेस लाइन को मार्क करने के लिए आप कुछ अल्टरनेट ऑप्शन निकाल लेते हैं, मगर बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट उसके लिए नहीं होता, उसके लिए प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या भावना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्ट ऑफ अ डायमेंशन। किस प्रकार की रेखा डायमेंशन का हिस्सा है, यानी कि ओनली फॉर डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। लाइंस तो बहुत सारी होती हैं, सारी की सारी कभी ना कभी लाइंस यूज होती है, मगर बेसिक डायमेंशन के लिए कौन सी लाइन पर्टिकुलर हम यूज करते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ब्रेक लाइन, पेंथोम लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। जो लाइन ओनली फॉर डायमेंशन यूज होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सटेंशन लाइन है आपको जनरली पता है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग किया हुआ है। डायमेंशनिंग के लिए हम एक्सटेंशन लाइन लेते हैं, जिससे कि उसकी रेंज यानी कि उसकी टोटल लेंथ डिसाइड हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और उस एक्सटेंशन लाइन के बीच में ही डायमेंशन लाइन हमेशा हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज एक्सटेंशन लाइन। तो चारों में से एक ही लाइन ऐसी है जो एक्सटेंशन लाइन है, जो हम डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इज पर्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन ड्राइंग के लिए किस प्रकार की रेखा विशेष है या उसका इंपॉर्टेंस है या उसको लिया जाता है। तो ब्रेक लाइन, पेंथोम लाइन, एक्सटेंशन लाइन और कटिंग प्लेन लाइन। तो उसमें से 4th नंबर की जो लाइन है, ऑप्शन नंबर डी, बस वही लाइन ऐसी है जिसको पर्टिकुलरली सेक्शनिंग के लिए, यानी कट सेक्शन को रिप्रेजेंट हम फ्रंट व्यू में नहीं कर सकते, अगर ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से उसे काटा गया हो, तो उस कंडीशन में फ्रंट व्यू में आपको कट सेक्शन एरिया नजर नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कटिंग प्लेन आपको नजर आएगा, वो भी एक लाइन के जरिए। तो उस लाइन को हम, या कटिंग प्लेन लाइन को हम एक लाइन से बनाते हैं, जो ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे कटिंग प्लेन लाइन, मान के चलिए मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से कट कर दूं, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोजीशन से काटा हुआ है। तो काटने के बाद मुझे ये कट सेक्शन एरिया नजर आएगा, दिस इज द फाइनल मेरा कट सेक्शन एरिया। ओके, दिस कट सेक्शन एरिया, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। 6th क्वेश्चन है, वो है, विच एंगल कैनॉट बी मेड विथ आइदर अ 45 और 30-60 ट्रायंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्री या 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर, या दोनों के संयोजन से, यानी कि दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन से यूज करने पर कौन सा एंगल या कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता। इसमें 4 एंगल दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आते हैं। सेट स्क्वायर आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, सेट स्क्वायर यानी कि 2 ट्राइंगल्स के फॉर्म में होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स का वो बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन है 90, 70, 30 और 15 डिग्री। तो इसमें से आप देख सकते हैं, फिगर के जरिए समझाऊंगा, ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो सेट स्क्वायर की मदद से हम ये सारे अलग अलग एंगल जनरली बना सकते हैं। कभी कभी हम इनको सिंगल सेट स्क्वायर के माध्यम से बना सकते हैं, या दोनों को साथ में यूज करके भी हम बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। ठीक है, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, यानी कि 15-15 के डिवीजन में आप मार्क कर सकते हैं। ये सारे एंगल हम बना सकते हैं इसके यूज से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सूटेबल नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, 70 डिग्री। 30, 15, 90 ये सारे एंगल हम बना सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से। सिंगल से भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना पॉसिबल है तो दोनों सेट स्क्वायर को साथ में यूज करके भी हम बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 70 डिग्री एंगल, जो हम सेट स्क्वायर की मदद से नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि इस तरह से याद रख सकते हैं कि 15-15 डिग्री के स्पैन में जो भी एंगल आएगा वो हम आराम से इसकी मदद से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच लाइन टाइप इज थिक एंड ब्लैक। कौन सी रेखा मोटी और काली होती है। विजिबल लाइन, जिसे बोलते हैं दृश्यमान रेखा। दूसरी है सेंटर लाइन, इसे बोलते हैं मध्य रेखाएं। अगला है कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसे बोलते हैं निर्माण रेखाएं, या ऑल ऑफ द अबव।
सारे के सारे इसमें सही आंसर है। अब देखते हैं इसमें कौन सा सही आंसर होगा। इसमें थिक और ब्लैक लाइन, हम ऐसी लाइन को बनाते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट की मेन एजेस हो, बेस एजेस हो या स्लैंट एजेस हो या स्ट्रेट एजेस, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो मेन एजेस जो हमें उस व्यू में नजर आती है, उन सारी एजेस को हम विजिबल लाइन बोलते हैं। और उन लाइन को हम विजिबल लाइन यानी कि डार्क कंटिन्यूअस लाइन से हम बनाते हैं, और लाइन ब्लैक होती है और थिक होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफी तरह की लाइंस को लिया है। तो सबसे पहली जो लाइन है वो विजिबल लाइन के लिए है। विजिबल लाइन हम कब बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की जो एजेस हैं वो हमें उस व्यू से विजिबल हों, तो उस लाइन को दर्शाने के लिए हम विजिबल लाइन यानी कि ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मोटी भी हो थोड़ी और ब्लैक हो यानी कि थोड़ी डार्क हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड्स इज हार्डेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल ग्रेड लीड सबसे कठोर है। और आपको देखना पड़ेगा, चार ऑप्शन आपके पास है, एच बी, एच बी और एफ। इसमें से जो सबसे हार्ड ग्रेड है, मतलब फॉलोइंग की बात कर रहा हूं मैं, बाकी पेंसिल ग्रेड काफी सारे होते हैं। अब इन चारों में से कौन सबसे हार्ड ग्रेड है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें सबसे हार्ड जो ग्रेड होगा वो होगा एच ग्रेड। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डार्कनेस के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिया हुआ है। तो देख सकते हैं 9H पेंसिल सबसे हार्ड होगी और सबसे लाइट ये चलेगी, यानी कि इसका ग्रेड जो होगा इसका ग्रेफाइट होगा वो हार्ड होगा, इसके वजह से इसकी डार्कनेस सबसे कम रहेगी। और 9B जो पेंसिल है सबसे सॉफ्ट होती है, इसका ग्रेफाइट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत डार्क इंप्रेशन शीट पे इसका आता है। ठीक है, अब चार ऑप्शन को आप मिला के देख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन है, एच बी, एच बी और एफ। एच बी, एच बी और एफ। तो आप देखेंगे कि एच ग्रेड है सबसे हार्ड है, और जैसे जैसे एज ग्रेड में आप आगे बढ़ते जाएंगे ग्रेफाइट और हार्ड होता जाएगा, ग्रेड और हार्ड होता जाएगा, जिससे इसका लाइट इंप्रेशन शीट पर आएगा ड्राइंग के दौरान। और जैसे जैसे आप बी ग्रेड में आगे बढ़ते जाएंगे पेंसिल का जो ग्रेड होगा उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा और डार्कनेस पेंसिल की उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन एच, दैट इज 8 का बी आंसर। नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है द एंगल विच वी कांट मेक यूजिंग अ सिंगल सेट स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि 15-15 डिग्री के स्पैन में सारे आंसर है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सही आंसर कौन है। मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह कौन सा कोण है जिसे हम एक सेट स्क्वायर का उपयोग करके नहीं बना सकते, यानी कि हमें एक सेट स्क्वायर, क्योंकि सेट स्क्वायर क्या होता है, सिंगल भी यूज कर सकते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी कि दोनों का साथ में इस्तेमाल करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बस एकमात्र अपन अगर सेट स्क्वायर लें, सिंगल सेट स्क्वायर लें, तो उसके माध्यम से कौन सा एंगल हम बना नहीं सकते। तो उसके लिए मैं अगेन फिगर आपके सामने लेता हूं। तो फिगर आप देखेंगे, तो फिगर में ऑप्शन की बात करें 75 डिग्री इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 75 डिग्री ऐसा एंगल है जो दो सेट स्क्वायर को साथ में यूज करने के बाद हम बना सकते हैं। ऑप्शन कौन कौन से बाकी थे, 45, 60, 30, क्योंकि सेट स्क्वायर होते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री वाला आता है जिससे दोनों एंगल हम बना सकते हैं। एक आता है 45 डिग्री सेट स्क्वायर जिससे हम 45 डिग्री बना सकते हैं, यानी कि शुरू के तीनों एंगल हम एक बार में एक ही सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। मगर 75 डिग्री जो एंगल है वो हम दोनों के साथ कॉम्बिनेशन पे ही लेके बना सकते हैं। तो उसका आंसर है 75 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज नॉट द यूज ऑफ डिवाइडर। इनमें से क्या डिवाइडर का उपयोग नहीं है। पहला ऑप्शन है टू डिवाइड कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी कि घुमावदार या सीधी रेखाओं को समान भागों में वांछित संख्या में विभाजित करने के लिए। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास या कोई कर्व्ड मेरे पास बना हुआ है और उसको मैं इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या मैं डिवाइडर यूज कर सकता हूं। पहला ऑप्शन ये था। दूसरा था टू ड्रॉ सर्कल, सर्कल को बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू ट्रांसफर डायमेंशंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू अनदर पार्ट, यानी कि ड्राइंग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आयामों को यानी कि डायमेंशंस को स्थानांतरित
करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर तो यही है, क्योंकि डिवाइडर में जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है, दो यहाँ पे स्टील टिप्ड होते हैं मेरे पास, वो डिस्टेंस को बेसिकली ट्रांसफर करने के लिए ही यूज होता है। चौथा वैसा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ था, टू सेट ऑफ गिवन डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग, यानी कि स्केल से ड्राइंग तक दी गई दूरियों को सेट ऑफ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, और इसको बेसिकली यूज किया जाता है डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पेंसिल लगाने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, दो स्टील हमारे पास टिप्ड है, यहाँ पे लेग्स हैं इसकी, बस ये बेसिकली डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। ओके, 11 जो क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन दिया है, डैश इज यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्स विच आर नॉट सर्कुलर, यानी कि वक्रों को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है जो गोलाकार नहीं होता, यानी कि ऐसे कर्व्स को ड्रॉ करना है जो सर्कुलर नहीं है, उसे किस इंस्ट्रूमेंट से हम बनाएंगे। तो इसके लिए चार ऑप्शन हमारे पास है, कॉम्पास, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, चौथा है प्रो सर्कल। तो फ्रेंच कर्व ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम ऐसे कर्व्स को बना सकते हैं जो सर्कुलर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 11 का सी। ये जो फिगर आप देख पाए, इज अ फिगर फॉर फ्रेंच कर्व। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको अगर मैं इसके साइज के अकॉर्डिंग मैच अगर कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इससे मैं कोई भी स्मूथ कर्व आसानी से बना सकता हूँ जो सर्कुलर नहीं है। 12th जो क्वेश्चन है वो है, द एरियाज ऑफ द टू सब्सिक्वेंट साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट आर इन द रेशियो, यानी कि ड्राइंग शीट के दो अगले साइजेस के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। 1:5, 1:4, 1:2 और 1:10। मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा आपको। इस फिगर से पहले आप ये समझिए, अलग अलग साइज की जो शीटें यहाँ पर हैं, A0, A1, A2, A3, A4, पहले इसको समझिए, फिर आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या है। ये A2 साइज है, सॉरी ये A0 साइज है। आप देखेंगे कि मैंने अगर A0 का आधा कर दिया तो ये साइज हो जाएगा A1, अगर A1 को आधा कर दूं मैं तो वो हो जाएगा A2, A2 को आधा कर दूं मैं ये हो जाएगा A3, A3 का आधा कर दूं तो मैं ये हो जाएगा A4। यानी कि पुराने वाले साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरे साइज का, यानी कि A0 के बाद A1, A2 में आगे बढ़ता हूं, तो मैं देखूंगा कि उसका जो एरिया होता जाएगा वो आधा होता जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2। इसका सही आंसर होगा 12 का सी, 1:2। यानी कि जैसे जैसे मैं शीट साइज में आगे बढ़ते जाऊंगा, A0 से A1, A2, A3, A4, A5, तो उसका जो एरिया होता जाएगा वो हाफ होता जाएगा, दैट इज 1:2। 13 को क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपनी स्थिति से केवल क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे बस वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो आपको इस ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है। मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर और फ्रेंच कर्व। मिनी ड्राफ्टर से तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइन लाइन। प्रोटेक्टर से आप एंगल ले सकते हो, या अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंच कर्व से आप कर्व्स ड्रॉ करते हैं, स्मूथ कर्व्स जो सर्कुलर नहीं होते हैं। टी स्क्वायर यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 13 का सी। अब टी स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप उसकी पोजीशन से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि टी स्क्वायर मैंने यहाँ सेट किया तो यहाँ से जो स्केल होगा यहाँ से मैं इस स्केल के इस पोजीशन से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस। इन तीनों को, यानी कि इन तीनों लाइंस को मुझे बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सही आंसर इसका मिनी ड्राफ्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। इसमें किसी भी तरह की लाइंस को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट से करना संभव नहीं है। हालांकि मिनी ड्राफ्टर से पहले टी स्क्वायर हम जनरली यूज करते थे, मगर टी स्क्वायर हमने इसका यूज करना बंद कर दिया जब से मिनी ड्राफ्टर हमें मिला है। 15 क्वेश्चन है, फॉर ड्राइंग सर्कल्स विथ अ लार्ज रेडियस
विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड, बड़े त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 अवेलेबल है आपके पास, बो कॉम्पास, लेंथनिंग बार कॉम्पास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, लेंथनिंग बार कॉम्पास। आप फिगर में देख सकते हैं, लेंथनिंग बार कॉम्पास जब यूज करते हैं जब बड़े रेडियस का हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना है, जो नॉर्मल जो हमारा कॉम्पास है उससे संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिससे कि हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे लिए बड़े सर्कल, ये बड़े रेडियस के सर्कल बनाना संभव है। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इसमें, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।